गुजरात में पीएम का प्रचार धुआंधार। नरेंद्र भाई तुम आगे बढ़ो। सरकार विरोधी लहर भयंकर है। मोदी के दम से कांग्रेस बेदम बार बार। આ ચૂંટણી તો આગામી 25 વર્ષ આપણા ગુજરાતના કેવા હશે એ નક્કી કરવા માટેની ચૂંટણી છે। मुकाबले का त्रिकोणीय दाव अब की बार। अब ऐसा लगता है कि गुजरात के लोग भी गले लगाने के लिए तैयार हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। गुजरात चुनाव पर गुजरात के ही राजकोट से हल्ला बोल के स्पेशल एपिसोड में आपका स्वागत है। मोदी मांगे मोर। जी हां, बीजेपी इस बार आश्वस्त है। भरोसा है भारतीय जनता पार्टी को कि इस बार रिकॉर्ड तोड़ जीत उनकी झोली में आने वाली है। पूरी ताकत भी लेकिन बीजेपी झोंक रही है। 2 दिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 8 रैलियां हो रही हैं। इसी से आप कल्पना कीजिए कि बीजेपी कितनी ताकत इस पूरे चुनाव में झोंक रही है। अब आइए आपको कुछ आंकड़े दिखाते हैं जिससे आप समझेंगे कि प्रधानमंत्री अपनी पूरी ताकत क्यों झोंक रहे हैं और कितना झोंक रहे हैं। आप मेरे एक तरफ टेलीविजन स्क्रीन पर अपने देख रहे हैं कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस दिन कितनी रैलियां कर रहे हैं, और दूसरी ओर हम आपको दिखा रहे हैं कि कुल 51 से ज्यादा रैलियां इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में अलग अलग जगहों पर करने वाले हैं। और जैसे जैसे 1 और 5 नवंबर वोटिंग की 2 तारीखें पास आ रही हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ताबड़तोड़ दनादन प्रचार में जुट गए हैं। अब एक नजरिया ये भी है इस पूरे मामले को देखने का कि चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या फिर आम आदमी पार्टी हो, दोनों का ये कहना है कि इस बार बीजेपी डर गई है। ये कहना है कांग्रेस पार्टी का कि हार के डर की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुजरात में उतारा जा रहा है। वहीं आम आदमी पार्टी का ये दावा है कि केजरीवाल फैक्टर की वजह से बीजेपी को डबल मेहनत करनी पड़ रही है। प्रधानमंत्री और अमित शाह को गुजरात में जमे रहना पड़ रहा है। आइए आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर जिसके बाद हम चर्चा की शुरुआत करेंगे कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दम पर रिकॉर्ड तोड़ जीत बीजेपी को मिलेगी, और आखिर क्यों पीएम झोंक रहे हैं इतनी ताकत। गुजरात चुनावों में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों की छोड़िए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद दनादन रैलियां कर रहे हैं। बुधवार को उन्होंने 4 जगहों पर चुनावी सभाओं को संबोधित किया और आज भी 4 रैलियां की। पालनपुर में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये चुनाव 25 सालों के लिए गुजरात का भविष्य तय करेगा। नरेंद्र भाई तुम आगे बढ़ो। આ ચૂંટણી કોણ ધારાસભ્ય બને કે કોણ ન બને, સરકાર કોની બને કોની ન બને, કોણ મંત્રી બને કોણ ન બને, એ પરોજનની ચૂંટણી જ નથી। આ ચૂંટણી તો આગામી 25 વર્ષ આપણા ગુજરાતના કેવા હશે એ નક્કી કરવા માટેની ચૂંટણી છે। पालनपुर के बाद पीएम मोदी अरावली के मुदासा पहुंचे, जहां उन्होंने मुफ्त में बिजली का जिक्र करके सियासी विरोधियों पर निशाना साधा। एक दिन पहले उन्होंने कहा कि ये चुनाव नरेंद्र या भूपेंद्र नहीं बल्कि गुजरात की जनता लड़ रही है। એમ લાગે છે કે આ ચૂંટણી મોદી નથી લડી રહ્યા, ન નરેન્દ્ર લડે છે ને ભૂપેન્દ્ર લડે છે। આ ચૂંટણી આ મંચ પર બેઠા છે ને એ નથી લડતા। આ વખતે ગુજરાતની ચૂંટણી ગુજરાતની જનતા લડી રહી છે। ગુજરાતના જવાનીઓએ આ વિજય ધ્વજ પોતાના હાથમાં ઉપડાવ્યો છે। पिछले 27 सालों से गुजरात में बीजेपी की सरकार है। पार्टी एक बार फिर सत्ता हासिल करने का दावा कर रही है, वो भी रिकॉर्ड सीटों के साथ। मैं पहली बार ऐसा चुनाव देख रहा हूं जो एक तरफा चुनाव है और एक तरफा लोगों ने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दें। इतने लंबे अंतराल में कई लोग कई तरीके से चुनाव को भटकाने की कोशिश करते हैं। जितना वो भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, उतनी ही गुजरात की जनता स्पष्ट हो रही है कि उनका हित
नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में है। तो क्या बीजेपी को गुजरात में रिकॉर्ड जीत दिलवाने की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री मोदी ने उठा ली है? इस सवाल का जवाब तो नतीजों के बाद ही मिल पाएगा, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि गुजरात में बीजेपी को हार का डर सता रहा है। इसीलिए पार्टी ने प्रधानमंत्री समेत अपने सारे दिग्गजों को मोर्चे पर लगा दिया है। सरकार विरोधी लहर भयंकर है, इसलिए मोदी जी, प्रधानमंत्री जी बार बार हर वीक आते 2-3 दिन के लिए। पहली बार कोई प्रधानमंत्री इस प्रकार से कैंपेन कर रहे हैं, गली गली कहते हैं, गली गली मोहल्ले मोहल्ले में, उस पर स्थिति बन गई है। तो आप सोच सकते हो स्थिति क्या होगी। जब सब कुछ ठीक है तो फिर प्रधानमंत्री को अपनी तमाम पूरी सेना को वहां उतारने की क्या जरूरत थी? अगर उनको इतना विश्वास है कि गुजरात की जनता उनके साथ है, या उनके जो उनका कार्यकलाप है या उनकी पार्टी का जो कार्यकलाप है, तो फिर मुख्यमंत्री बदलने की क्या आवश्यकता थी? उधर गुजरात चुनाव में बार बार जीत का दावा कर रही आम आदमी पार्टी पीएम मोदी के धुआंधार प्रचार के पीछे केजरीवाल फैक्टर का दावा कर रही है। अरविंद केजरीवाल जी की लीडरशिप में ये पार्टी एक छोटी सी पार्टी थी जिसको दिल्ली के लोगों ने गले लगाया, पंजाब के लोगों ने गले लगाया। अब ऐसा लगता है कि गुजरात के लोग भी गले लगाने के लिए तैयार हैं। मुझे लगता है कि भाजपा के नेता भी थोड़े दिनों बाद ये भी कहने लगेंगे कि साहब थप्पड़ से डर नहीं लगता, केजरीवाल से लगता है। किसके दावे में कितना दम, ये 8 दिसंबर को ही साफ हो पाएगा। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी विरोधियों को पस्त करने की पूरी रणनीति के साथ दनादन चुनावी रैलियां कर रहे हैं, और ये गुजरात मैंने बनाया है कि नारे बुलंद कर रहे हैं। आज तक ब्यूरो। आइए बहस की शुरुआत करते हैं। प्रेम शुक्ला, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। डॉक्टर आलोक शर्मा, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद अग्निहोत्री जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और साथ ही एडवोकेट आदिल हसन जो कि प्रवक्ता हैं AIMIM के, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आलोक जी, ये कौन सी बात हो गई कि प्रधानमंत्री गुजरात में प्रचार करें तो इसी वजह से क्योंकि वहां पर उनको डर लग रहा है? प्रधानमंत्री तो आप ही लोग कहते हैं कि देश के किसी भी राज्य में चुनाव हो वो पूरी ताकत झोंकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए उनसे बड़ा कोई कैंपेनर है ही नहीं। वही चेहरा, उनकी नीतियां, उनका आधार, जिसकी वजह से बीजेपी अपने प्रचार को मजबूत करती है। ऐसे में जो आप लोग ये दावा कर रहे हैं, अशोक गहलोत वहां पहुंचकर कह रहे हैं कि हार के डर से बीजेपी ये कह रही है, विरोधी लहर है सरकार सत्ता के खिलाफ यहाँ पर, इसलिए पीएम वहां पर उतर रहे हैं चुनावी मैदान में, कितना दम है इसमें? देखिए, अगर 27 साल के कामों के बाद भी पीएम साहब को इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, गली गली कूचे कूचे जाकर रैली करनी पड़ रही है, अंजना जी, स्वाभाविक है। आप देखिए किस तरह से मोदी साहब के भाषण, कहीं पर कोई सॉलिड चीज उसमें नजर नहीं आ रही है। पिछले 15 दिन में अगर आप देखें तो कई बार गोल पोस्ट चेंज किए हैं उन्होंने। कभी कहते हैं मैं चुनाव लड़ रहा हूं, कभी कहते हैं मैंने गुजरात बनाया है, कभी कहते हैं हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, गुजरात की जनता चुनाव लड़ रही है। किस तरह से गोल पोस्ट बदले गए हैं, और किसी भी चीज पर ये इलेक्शन बीजेपी अपने इलेक्शन को स्टैंड नहीं कर पाई है। जबकि पिछले कोई भी चुनाव देख लीजिए, 2007 से मैं भी देख रहा हूं, कहीं ना कहीं एक मुद्दे के ऊपर लेकर बीजेपी आगे बढ़ती है। आज 27 साल के बाद प्रधानमंत्री मोदी साहब किस बात पर बोलेंगे? भाई महंगाई पर बोलिए, आप किस चीज पर बोलेंगे? बेरोजगारी पर बोलिए, आप ड्रग्स पर बोलेंगे, बोलिए, आप विकास की बात करते हैं तो मोरबी पर बोलिए। आज उनके पास कोई गोल पोस्ट बच नहीं पा रहा है। क्या बोलेंगे वो? 10,000 करोड़ का कर्जा था, 4 लाख करोड़ पे पहुंचा दिया मैंने। 300 तलाती की वैकेंसीज पे 17 लाख एप्लीकेशंस आती हैं, 4 लाख से ज्यादा कोरोना में डेथ हो गई। बार बार डबल इंजन की बात करते थे पहले, पिछले 3-4 दिन से डबल इंजन गायब है। ना कहीं पर भूपेंद्र जो सीएम हैं, ना मीडिया कहीं जिक्र कर रहा है उनका, ना बीजेपी के प्रवक्ता कर रहे हैं, ना पीएम साहब कर रहे हैं। तो मुझे लगता है पूरी तरह से, जिस तरह से 40 से ज्यादा टिकट बदले उन्होंने, 22 से ज्यादा कांग्रेस के बैकग्राउंड के लोग लिए गए, डबल इंजन अब गायब होता नजर आ रहा है। अब बात करने लगे वो अगले 25 साल की। मतलब मैं बता रहा हूं किस तरह से गोल पोस्ट मोदी साहब चेंज करते चले जा रहे हैं। अब वो 27 साल की बात नहीं कर रहे हैं, मोरबी छोड़ दो भाई, अब अगले 25 साल के आप जो है सपने देखने शुरू कर दीजिए। अगले 25 साल में चुटनी में क्या होगा, कौन किसको वोट डालेगा। आलोक जी, लेकिन मोदी साहब आज सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई है आपको मोरबी के ऊपर। सोमनाथ जी बताएं। ठीक है, मैं आ रही हूँ। बीते दिन ही मैं सोमनाथ में थी और सोमनाथ से शो कर रही थी। वहीं पर गिर सोमनाथ में जब प्रधानमंत्री ने सबसे पहला अपना भाषण किया, वहां पर 2-3 दिन पहले,
उन्होंने कहा था कि नरेंद्र से भी ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ जीत के साथ भूपेंद्र को मुख्यमंत्री बनाओ। अब कितना वो भूपेंद्र जपेंगे तब जाकर आपको शांति होगी। वो तो हमेशा भूपेंद्र पटेल की बात कर रहे हैं, वहां वो बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर गृहमंत्री अमित शाह, की बात नहीं कर रहा हूं। भूपेंद्र पटेल पर मुहर तो बार बार खुलकर लगा रहे हैं। जी, पीएम ने कहा अंजना कि जी, नरेंद्र अंजना से भी जी। ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ जीता भूपेंद्र को अंजना जी, मैं बता, मैं वही कह रहा हूं। ये कहना कि इनको वोट दे दीजिए एक अलग बात, और ये कहना कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है इनको वोट दे दीजिए, दोनों चीजें अलग हैं। ये कहना कि इनको आप ज्यादा से ज्यादा संख्या दिलाइए, अच्छी बात, लेकिन ये कहना कि डबल इंजन है और एक इंजन ने यहां पर काम अच्छा किया है, क्योंकि वो हर पासा इनका उल्टा पड़ रहा है इस बार। जब डबल इंजन किया उन्होंने, डबल इंजन पिछले 3-4 दिन से मुझे सुनाई नहीं दिया मोदी साहब के मुख से या इनके तमाम प्रवक्ताओं के मुंह से। उसका कारण यह है कि एक इंजन तो पूरी तरह से ट्रबल इंजन होकर रूपानी साहब का लोकोमोटिव शेड में खड़ा है, सारे के सारे डब्बे बदलने पड़े, इंजन बदलना पड़ा, तो अब किस मुंह से डबल इंजन की बात करें। मेरा कहना है अंजना जी कि इस बार बीजेपी का जो कैंपेन है वो कहीं पर भी स्टैंड नहीं कर पा रहा है, और जिस तरह से मोरबी की घटना ने पूरे भ्रष्टाचार के टूसी मॉडल को, कमीशन और करप्शन को उजागर किया है, उसके बाद से मोदी साहब को और ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, और इनके भी अंदर की जो खबरें आ रही हैं कि हम बुरी तरह से हार रहे हैं। और इस बार मैं बता रहा हूं अंजना जी, इस बार सरकार जो है वो गांव से बनकर आएगी। पिछली बार जैसे एक शहर का बहुत बड़ा मेजर रोल रहा कि शहरों की एक तरफा सीट बीजेपी को चली गई, इस बार शहरों की एक तरफा नहीं जाएंगी, लेकिन गांव की सीटें इस बार कांग्रेस की तरफ एक तरफा आएंगी, शहर में हमारी संख्या बढ़ेगी, और इस बार सरकार जो है वो गांव से बनकर आ रही है। ठीक है विनोद जी, देखिए कितना दिलचस्प है कि अक्सर मैं स्टूडियो में रहती हूँ, आप कहीं और से जुड़ते हैं। आज मैं यहाँ राजकोट से आपके साथ जुड़ी हूँ और आप मेरी जगह स्टूडियो में बैठे हुए हैं। लेकिन सवाल मेरा आपसे ये है कि आपने आलोक जी को सुना, वो कह रहे हैं कि डबल इंजन नहीं ट्रबल इंजन है। ये ट्रबल वाली इंजन किसकी है गुजरात में जो दिखाई दे रही है? पीएम मोदी की तो हम रैलियां दिखा रहे हैं, 1, 3, 4, मतलब औसतन अब वो 4 रैलियां रोज कर रहे हैं। 1 और 5 को दिसंबर को वोटिंग होनी है, पूरी ताकत झोंक रहे हैं। ऐसे में आपकी नजर में क्या दिखता है, ये ट्रबल्ड इंजन वाला जो है वो किसका दिखाई दे रहा है? और मोदी अगर ताकत झोंक रहे हैं तो क्या वो डर कर झोंक रहे हैं कि चुनाव उनके हाथ से फिसल रहा है, या फिर रिकॉर्ड तोड़ जीत की? बीजेपी तो यहाँ दावा करती है 150 से ज्यादा सीट की। विनोद जी, देखिए अंजना जी, सबसे पहले तो ये आप गुजरात में सोमनाथ के दर्शन कर चुकी होंगी अब तक, मुझे लगता है सौराष्ट्र में है अगर आप, तो उसके लिए बधाई आपको। जहां तक ये बात है कि ट्रबल्ड इंजन और डबल इंजन, देखिए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली जो भारतीय जनता पार्टी है वो ऐसी पार्टी, राजनीतिक पार्टी है कि आखिरी गेंद तक बैटिंग करती है, जैसे पुरानी वेस्ट इंडीज की टीम हुआ करती थी। नतीजा कुछ भी हो लेकिन वो उस तरह से खेलती है। और कौन सा ऐसा राज्य है जहां प्रधानमंत्री जी ने कम से कम 2 दर्जन से ज्यादा रैलियां न की हों? आलोक जी, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है आपका दावा अपनी जगह है, आप दिखाइए, लेकिन मैं तो अपनी बात कहूंगा ना। तो अब आलोक जी ट्रबल्ड इंजन कह सकते हैं क्योंकि वो विरोधी पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, उनको हमला करना है, चुनावी माहौल है। लेकिन मैं तो ये बात कहूंगा कि मोदी जी, गुजरात उनका जो है एक तरह से घर भी है, कर्मभूमि भी रही है, और यहीं से उन्होंने राजनीति शुरू की, और गुजरात उनके लिए जीतना और ढंग से जीतना बहुत बड़ी प्राथमिकता है। पिछली बार जो चुनाव मतलब हारते हारते बीजेपी बची थी और कांग्रेस पार्टी जीतते जीतते हारी थी, वो स्थिति बीजेपी इस बार नहीं दोहराना चाहती है, और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरा समय गुजरात में दे रहे हैं। प्लाकार्ड कुछ लिख के पकड़ा हुआ है आपने, रुक जाइए, मुझे यहाँ से नहीं दिख रहा है कि क्या उस पर लिखा हुआ है, बताइएगा। बस विनोद जी 2 लाइन में बात पूरी कर ले। विनोद जी बात पूरी कीजिए। तो मैं ये कह रहा हूँ, मोदी जी जो है फ्रंट फुट पर खेलने वाले बल्लेबाज हैं। वो हर बिहार में उन्होंने 32 रैलियां की थी 2015 के चुनाव, मुझे याद है। इस बार भी कम से 25-26 रैलियां की थी बिहार में उन्होंने। उत्तर प्रदेश में रैलियां, कितनी रैलियां हुई उनकी लगातार। तो हर हिमाचल जो छोटा सा राज्य है वहां 6 रैलियां की, जहां 4 लोकसभा क्षेत्र हैं। तो गुजरात तो उनका अपना घर है। तो पिछले 2017 में भी गुजरात में उन्होंने 30-32 रैलियां की थी। तो मुझे लगता है कि ये कोई नई बात नहीं है कि प्रधानमंत्री जी फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं और लड़ रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं माना जा सकता कि भारतीय जनता पार्टी बहुत कमजोर हालत में है, बहुत उसमें है। वो जैसे कहते हैं कि कोई भी चूक ना हो, नो स्टोन अनटर्न वाला जो है, कि किसी भी तरह की कोई चूक ना हो, और ताकि ये कल को पछतावा वगैरह ये चूक कर देते तो और होता। तो वो इस शैली में राजनीति करते हैं, इस शैली में चुनाव लड़ते हैं भारतीय जनता पार्टी। तो मुझे नहीं लगता कि कोई, जैसे ये ठीक है कांग्रेस पार्टी विरोधी पार्टी है, वो कहेगी ये कमजोर हो गए, आम आदमी पार्टी भी कहेगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ इस डर से प्रधानमंत्री की रैलियां करा रही। प्रधानमंत्री उनके स्टार प्रचारक ही नहीं, शीर्ष नेता है और सबसे लोकप्रिय नेता है।
तो ऐसे में अगर वो जनता के बीच में अपनी बात कह रहे हैं तो निश्चित रूप से अब कांग्रेस और जो दूसरे विरोधी दल हैं उनको इसकी काट ढूंढनी पड़ेगी और शायद उनके पास यही काट है कि वो कहें कि भारतीय जनता पार्टी का कॉन्फिडेंस गिरा हुआ है, कमजोर है, इसलिए इतनी रैलियां कर रहे हैं। तो ये राजनीतिक बयानबाजी दोनों तरफ से होगी। ठीक 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 है। हसन साहब से भी मेरा एक सवाल है, लेकिन उससे पहले आलोक जी, आप प्लेकार्ड लेके खड़े थे, जल्दी से बता दीजिए क्या लिखा है। देखिए, मैं केवल 2 चीजें मैंने लिखी हैं कि कांग्रेस 125 पार, आपने पिछले शो में कहा था, मैं इसलिए लिख के बैठा हूं, और बीजेपी इस बार गुजरात पार। बीजेपी इस बार गुजरात से पार हो जाएगी, बाहर हो जाएगी। कांग्रेस 125 पार और बीजेपी गुजरात के पार, और केवल मोदी साहब नहीं। ठीक है अंजना जी, आप आज हालत ये है कि 4-4 सीएम, आलोक जी इसको लिख के रखिएगा, आपने लिख के रख दिया है। वहां पर मेघालय पर बॉर्डर पर प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन वो यहाँ पर दिखा दीजिए, इनका फुल फ्रेम एक बार शॉट बना लीजिए। दूसरी चीज, एक दर्जन से ज्यादा शॉट बना लीजिए आलोक जी का। आलोक जी, ठीक है, आलोक जी की ये फोटो के साथ, ये देखिए, बीजेपी गुजरात पार कह रहे हैं और कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी 125 पार। मैं लौट रही हूँ सर अब आपके पास, अब रुके रहिए, आपकी ये फोटो हम लोगों के पास हो गई रिकॉर्ड। हसन साहब, मेरा सवाल अब आपसे है, आप ओवैसी साहब की पार्टी से हैं। देखिए, कुछ पार्टियां ऐसी होती हैं जो उम्मीदवार कम उतारती हैं लेकिन चर्चा में ज्यादा रहती हैं, वोट कम मिलते हैं लेकिन वोट काटने या फिर जोड़ने की वजह से दूसरों को हारने और जिताने की कहानियां खूब चलती हैं। वैसी ही पार्टी आपकी है, 14 सीटों पर उतर रहे हैं, ओवैसी साहब को अलग अलग जगह पर पहुंचा रहे हैं आप, लेकिन यहाँ पर जो मुस्लिम समाज के लोगों से मैं भी मिली हूँ और अन्य लोगों से भी मिल रहा है, उन्होंने अपनी रणनीति बना ली है। कहीं आपका वही हाल ना हो जाए जो उत्तर प्रदेश में हुआ था, क्योंकि लोग बड़ाई तो ओवैसी साहब की खूब करते थे, उनके भाषण लोगों को रटे हुए थे, लेकिन जब पूछो कि वोट किसको दोगे तो वो कहते थे कि समाजवादी पार्टी को देंगे, क्योंकि जो बीजेपी को हराएगा उसको हम वोट देंगे। यही हाल आपका यहाँ पर भी होने वाला है, क्या मैं सही नहीं कह रही हूँ हसन साहब? अंजना जी, पहली बार तो 2014 के बाद हम तेलंगाना से बाहर चुनाव आके लड़, तब तो बीजेपी को भी चुनाव केरला में, तमिलनाडु में नहीं लड़ना चाहिए, तेलंगाना में नहीं लड़ना चाहिए, आंध्रा में नहीं लड़ना चाहिए, सिक्किम में नहीं लड़ना चाहिए। बीजेपी वहां पे कुछ नहीं रहती है, कोशिश करना हमारा काम है। गुजरात में 27 साल से भाजपा की सरकार है, हम एक अल्टरनेटिव की आदत की बात कर रहे हैं, हम वहां पे मजलूमों के साथ खड़े, हम चाहते हैं कि वहां के अकलियतों को, वहां के लोगों, दलितों को, वहां के आदिवासी बिरादरी को एक इंसाफ मिले, इसलिए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जा रहे हैं। आप ही देखिए, वो तो मेरा लीडर की इतनी मकबूलियत है कि हर जगह चर्चा में रहते हैं, क्योंकि आपको लगता ही है कि उनकी डिग्री भी दुनिया के सामने बैरिस्टर है, हमारे पास कोई डिग्री फेक नहीं है, न छुपाने की जरूरत पड़ती है, और हर मामले में मेरा लीडर परफेक्ट है, इसलिए चर्चा होती है। और भारतीय निर्वाचन आयोग में हम भी रजिस्टर्ड है, जैसे बसपा है, जैसे सपा है, जैसे राष्ट्रीय जनता दल है, जैसे एनसीपी है, सब कोशिश करती है, उसी तरह हम भी कोशिश कर रहे हैं। हमने बिहार में फतेह हासिल की, उत्तर प्रदेश में कोशिश की, इंशाल्लाह आगे जीतेंगे। हमने बंगाल में, झारखंड में, तेलंगाना में, हर जगह, महाराष्ट्र में कोशिश की। हमने 25 साल के एमपी को महाराष्ट्र में चुनाव में हरा दिया। आपने देखा कि शिवसेना और भाजपा के एमपी थे। कोशिश करना हमारा काम है, कामयाबी देना जनता के हाथ में है और अल्लाह के हाथ में। हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ताला। और आपने देखा कि मोरबी पे मोदी जी कुछ नहीं बोल रहे हैं, कि जो बेचारा ऑपरेटर सब गिरफ्तार हो रहा है, बड़े बड़े जो थे, जो माफिया लोग, उस पर मोदी जी कुछ नहीं बोल रहे। 27 साल से गुजरात है, लेकिन जाके देखिए आदिवासियों की जमीन किस तरह कब्जा की जा रही है, जाके कच्छ में देखिए, जाके ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी नहीं है, मछुआरों की क्या समस्या है, जाकर देखिए। मोदी जी को प्रधानमंत्री से ज्यादा प्रचार मंत्री है, उनको प्रचार में ज्यादा अच्छा लगता है, इसलिए वो दिन भर में 2-4 बार परिधान नहीं बदले और प्रचार नहीं करे तो उनको नींद नहीं आएगी। प्रधानमंत्री को महंगाई पे कुछ बोलना चाहिए, प्रधानमंत्री को रोजगार पे कुछ बोलना चाहिए, प्रधानमंत्री को पेट्रोल डीजल ओवैसी साहब प्रचार करें तो कोई बात नहीं, तब वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, अपनी पार्टी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री प्रचार करें तो वो प्रचार मंत्री बन गए। आपने देखा वहाँ के चीफ मिनिस्टर को किस तरीके से गाड़ी से चढ़ नहीं पा रहे हैं, पीछे पीछे दौड़ रहे हैं चीफ मिनिस्टर। आपने देखा अभी कुछ दिन पहले कि प्रधानमंत्री इतना मगन है कि वहां के स्टेट का चीफ मिनिस्टर जो है उसको पीछे गाड़ी में बैठ नहीं पा रहा है, और प्रधानमंत्री अपने प्रचार में मगन है। ये दुनिया जानती है, बिहार में भी प्रधानमंत्री हारे चुनाव, ऐसा थोड़ी है कि ओवैसी साहब की पार्टी को भूपेंद्र पटेल के सम्मान की, अब आप लोग को भूपेंद्र पटेल की चिंता होने लगी है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, भूपेंद्र पटेल की चिंता होने लगी है, क्या सेटिंग है उनसे? अंजना जी, वो संवैधानिक पद, एक चीफ मिनिस्टर का सम्मान, प्रधानमंत्री हर जगह यही सब करते हैं। आलोक जी, मैं लौट रही हूँ। आलोक जी, वो कह रहे हैं कि AIMIM कोशिश कर रही है, ठीक है सर, ठीक है, मैं लौट रही हूँ।
आलोक जी वो कह रहे हैं AIMIM कोशिश कर रही है, हर पार्टी को ये अधिकार है कि वो कोशिश करे। ऐसा ही उन्होंने महाराष्ट्र में, बिहार में कई जगहों पर किया, हालांकि बाद में इनके विधायक वहां से फिसल पड़े हाथ से, लेकिन कोशिश कर रहे हैं। फिर इनको बी टीम कहना, उनको कहना साठगांठ बीजेपी से कर ली है, बीजेपी को लग रहा है हार रही है, इन बातों में कहां दम है? देखिए, उसमें दम इसलिए है अंजना जी, बिहार के अंदर लगभग 15 सीटें MIM ने जहां पर मुस्लिम बाहुल्य था या एक जाति या एक धर्म के लोग थे वहां पर उतारे, और वो जहां पर परंपरागत वोट बैंक जो महागठबंधन का था वहां पर था, और हम लगभग 15 सीटें उस वजह से हारे। उसमें से 5 ये लोग जीत गए। वो एक अलग बात है कि उसमें से फिर मैक्सिमम लोग वापस महागठबंधन के एक दल के साथ मिल गए। अभी बिहार में अभी बाई इलेक्शन हुआ था, 15 दिन नहीं हुए, जुम्मे 12,000 वोट इनका कैंडिडेट ले गया, हम 2,000 वोट से हार गए। तो सीधा देखिए, अधिकार सबको है। आदिल हसन भाई की पार्टी को पूरा अधिकार है कि आप जाएं और चुनाव लड़ें, लेकिन आप जीत क्या रहे हैं और कर क्या रहे हैं। मुझे याद है 2022 का चुनाव था फरवरी में, यहां पर उत्तर प्रदेश के अंदर इनके नेता ने तुरंत एकदम कहा कि योगी आदित्यनाथ जी को मैं चैलेंज करता हूं, और उधर से चैलेंज स्वीकार हुआ। मुझे लगता है कि मिलीजुली कुश्ती है। अब ये 12 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ पर 13 में नॉमिनेशन था, एक हमारे में पहले ही कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन हो गया जो इनका एक कैंडिडेट था, और 12 में से भी 5 पे हमने ऑब्जेक्शन लगाया था। इलेक्शन कमीशन से बाद में देखेंगे, इनके 2 प्रपोजर थे, हमारे पास वीडियो भी हमने दी, लेकिन अब इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि नहीं साहब, ये तो 10 प्रपोजर थे, वो रातों रात पूरे हुए हैं, बीजेपी ने करवाए हैं। क्या हुआ वो इलेक्शन के बाद देखेंगे हम लोग क्या कर सकते हैं लीगल वे में उसमें, लेकिन हमारा ऑब्जेक्शन आज भी स्टैंड कर रहा है। जब इतनी मदद बीजेपी कर रही है कि आम आदमी पार्टी के कमलम से टिकट आ रहे हैं, हवाई जहाज में पैसा राजकोट से जाता है, इसी तरह से ये लोग तमाम जो बयान दे रहे हैं, पूरी तरह से ये लोग बी और सी टीम का काम कर रहे हैं। जहां जहां कांग्रेस की सरकार आनी होती है वहां पर ये पहुंचकर चुनाव लड़ना शुरू करते हैं। हिमाचल से क्यों बैकआउट करके पंजाब मॉडल जो है। एक जवाब दीजिए। ठीक है, पंजाब मॉडल वाला अभी कोई बैठा नहीं है यहाँ पे, इसलिए हसन साहब आप जवाब दीजिए, आप पर जो आरोप लगा रहे हैं। अंजना जी, दिल्ली में 2014 हारे, 15 हारे, 19 हारे, फिर विधानसभा हारे, तो क्यों कांग्रेस पार्टी 20 में चुनाव लड़ी? तेलंगाना में 0 सीट, आंध्र प्रदेश में कांग्रेस की 0 सीट, आपका सिक्किम में 0 सीट। कांग्रेस किस आधार पे चुनाव वहां लड़ती है? आप जाके बिहार में जो 18 सीट की बात कर रहे हैं, 5 सीट पे MIM जीती, 12 सीट पे महागठबंधन जीता है। इनको जानकारी नहीं है, और जब इनका MLA टूट जाता है तो इनको बहुत पेट में दर्द होता है। इनके ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश में सरकार बना लिए तो इनको बहुत दिक्कत हुआ। कर्नाटका में इनका MLA टूट जाता है तो बहुत दिक्कत होता है। इनकी बेटी है, बढ़ सकती है, 403 सीट पे जब उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़े और 0 सीट आई, तब क्या हुआ इनका प्रियंका गांधी का वादा? आप ये जो इल्जाम लगाते हैं, जब UPA 1 और UPA 2 में हम थे तब हम क्या थे? जब जाकर न्यूक्लियर डील पर जगन से हमने बात की तब हम क्या थे? जब रोसैया की, किरण कुमार रेड्डी की और YSR रेड्डी की सरकार जब हमने मदद की तब हम क्या थे? UPA 1 और UPA 2 में हम जब बगल में बैठते थे हम क्या थे? समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में चुनाव लड़ती है, इनकी हिम्मत नहीं है बोलने की। राष्ट्रीय जनता दल बंगाल में, झारखंड में और उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ती है, इनकी हिम्मत नहीं है बोलने की। बसपा पूरे हिंदुस्तान में चुनाव लड़ती है, इनकी हिम्मत नहीं है। MIM एक अकलियतों की बात करती है तो इनको पेट में दर्द होता है। हम सीमांचल की लड़ाई लड़ते हैं तो इनको दिक्कत क्या है? 17 साल से गोपालगंज की सीट भाजपा के हाथों में थी, इनको जानकारी नहीं है। आसिफ गफूर कांग्रेस के कैंडिडेट 3रे पोजीशन पर थे और वो चुनाव जीत नहीं पाए। साधु यादव, लालू जी के अपने साला, तेजस्वी यादव के अपने मामा चुनाव लड़ रहे थे और हराने का काम किया। इनकी हिम्मत नहीं है बोलने की। और ठीक है हसन साहब, रुकिए। लगता है बहुत भरा हुआ था, एक फ्लो में आपका निकलते चला जा रहा है। लेकिन मुझे ये बताइए आलोक जी, वो तो सीधा कह रहे हैं कि अगर परफॉर्मेंस की वजह से चुनाव लड़ा हारा जाए तो आपको यूपी में लड़ने छोड़ देना चाहिए। जो आपकी लगातार परफॉर्मेंस उत्तर प्रदेश में चल रही है, आपको वहां पर लड़ने छोड़ देना चाहिए। बंगाल में 0 सीट है। देखिए, मुझे लगता है बिल्कुल इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि उत्तर प्रदेश में हमारी परफॉर्मेंस खराब रही और वो चिंता का विषय है। लेकिन अब चुनाव जो है वो इस तरह के हो गए हैं कि आइदर यू आर विद बीजेपी और यू आर अगेंस्ट बीजेपी। तो उत्तर प्रदेश में जो परसेप्शन बना वो कहीं ना कहीं इस तरह का बना कि समाजवादी पार्टी हरा रही है उसको, बीजेपी को, इसलिए वहां पर वोट शिफ्ट हुआ, ट्रांसफर हुआ। हम तो चलिए जहां भी गए और हमारा तो वोट परसेंटेज कम था। बसपा का क्या हाल हुआ? बसपा 1 सीट पर आ गई उत्तर प्रदेश में, 1 विधायक उनका है अब इस समय पर उत्तर प्रदेश में।
तो मुझे लगता है कि हर चुनाव का अपना एक पैरामीटर होता है, लेकिन बसपा के साथ भी बीजेपी ने सरकार बनाकर बसपा को मजबूत किया एक समय पर, सपा को भी एक बार साथ मिलकर सरकार बनाकर जहां जहां रीजनल पार्टीज मजबूत हो सकती हैं बीजेपी ने वो काम किया है। लेकिन आज दुर्भाग्य है कि शिवसेना और अकाली जैसे यही जो तो पुराने इनके साथी थे नहीं आलोक जी, जो हसन साहब कह रहे हैं आप उसी पॉइंट को मजबूत कर रहे हैं। हमने इनसे समर्थन नहीं मांगा था, लेकिन एक बहुत अच्छी बात है हसन साहब कह रहे हैं आप उसी पॉइंट को मजबूत कर रहे हैं। एक अंतिम बात सुनिए मेरी बात आलोक जी, अभी आपने कहा कि यूपी में ये परसेप्शन बना कि या तो आप बीजेपी के साथ हैं या बीजेपी के खिलाफ है, समाजवादी पार्टी उन्हें हरा रही है, तो ऐसे में वोट बांटने का ही काम कर रही थी ना फिर तो तमाम अन्य पार्टियां, क्योंकि अगर लड़ाई बीजेपी और बीजेपी को हराने वाले के बीच में है तो आप भी वोट काट रहे थे, फिर तो आप भी वोट ही काट रहे थे समाजवादी पार्टी के। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, उससे पहले आपको बता दें, मैं लौट रही हूँ, बीजेपी के अभी तक प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े नहीं है। जामा मस्जिद के इमाम वापस लेंगे फैसला। दरअसल अकेली महिलाओं के जाने पर प्रतिबंध का ये मामला था, जिसमें एलजी ने जामा मस्जिद के इमाम से बात की और जामा मस्जिद में महिलाओं की एंट्री पर रोक लगी थी। कहा गया था कि अकेली महिलाएं यहां पर नहीं पहुंच सकती हैं, नहीं जा सकती हैं। एलजी ने फैसला लिया और फैसला वापस लेना, एलजी ने बात की है इमाम से और उसके बाद इमाम ने फैसला वापस लिया है। दरअसल वहां पर एक रिटन प्लाकार्ड लगा दिया गया था कि जामा मस्जिद में महिलाएं अकेले नहीं आएंगी, उनको वहां पर जाने की परमिशन नहीं होगी। अकेली महिलाओं के जाने पर प्रतिबंध का मामला था। अनिल पटेल अब हमारे साथ जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, प्रदेश प्रवक्ता हैं ये गुजरात के। पटेल साहब, ये लोग कह रहे हैं कि आप लोग डर गए हैं कि हार जाएंगे, इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये पूरी ताकत झोंकनी पड़ रही है। डबल इंजन पर अब आप लोग बात नहीं कर रहे हैं, कुछ दिनों से भूपेंद्र पटेल ने अच्छा काम किया, ये पीएम कहीं नहीं कह रहे हैं। आपका जवाब इस पर पटेल साहब? नरेंद्र मोदी जी जब यहां पर रिलीज कर रहे हैं, हर बात डबल इंजन सरकार की बात करते हैं। भूपेंद्र पटेल की सरकार ने जो काम किया वही काम का रिकॉर्ड गिना रहे हैं, रिपोर्ट कार्ड लोगों के सामने रख रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी अपना भी रिकॉर्ड कार्ड रख रहे हैं। तो मतलब हर एक रिलीज में, हर एक जनसभा में गुजरात में क्या हुआ है, विकास का काम क्या हुआ है, ये सभी बात रख रहे हैं। और अंजना जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि गुजरात में 2022 के चुनाव में इस बार भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड करने जा रही है। अब तक का सबसे ज्यादा सीट पाने का रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जितनी 120 सीट प्राप्त किया था उससे भी ज्यादा, और गुजरात के इतिहास में जो कांग्रेस के जमाने में जो सीटें प्राप्त हुई थी 149, उससे भी ज्यादा रिकॉर्ड प्राप्त करने भारतीय जनता पार्टी इस बार जा रही है। और दूसरी बात अंजना जी, और कांग्रेस भी इस बार 2022 के चुनाव में, आप लिख लो पक्का, वो भी रिकॉर्ड करने जा रही है, वो निम्न सीट प्राप्त करने का। 1990s में कांग्रेस की 33 सीट्स आई थी, इस बार आप लिख लो पक्का अंजना जी कि कांग्रेस वो रिकॉर्ड भी ब्रेक करने के लिए जा रही है। गुजरात के मतदार और गुजरात की, चलिए आप भी लिख के ही रख दीजिए, क्योंकि आलोक जी ने लिख के दिखा दिया है। आप भी एक पेपर पे लिख दीजिए और दिखा दीजिए। आलोक शर्मा जी तो लिख के देने को तैयार है कि 125 सीटें कांग्रेस पार्टी को आएगी। प्लेकार्ड दिखा दीजिए आलोक जी इनको भी, वो तो लिख के देने को तैयार है कि कांग्रेस पार्टी को 125 प्लस, और इस बार आने वाला है चुनाव में, और गुजरात से बीजेपी बाहर होने वाली है, लिख के दे रहे हैं। अंजना जी, आलोक जी बीजेपी इस बार गुजरात हुए नहीं है, मैं खुद गुजरात से जुड़ा हुआ हूं, तरह से गुजरात से बाहर हो जाएंगे। और हर एक चुनाव क्षेत्र में आप जाकर सर्वे कीजिए, आपको जनता का मूड क्या है वो पता चल जाएगा। और कांग्रेस की ये परंपरा रही हुई है अंजना जी कि पास्ट में भी 2012 में भी कांग्रेस ने अपनी सरकार बना ली थी। 2017 में भी वो सोच रहे थे कि अपनी सरकार बनने वाली है। ये तो कांग्रेस की परंपरा है। 27 साल से गुजरात की प्रजा ने कांग्रेस को गुजरात से आउट कर दिया है। तो आलोक जी कैसे सपने देख सकते हैं, लेकिन सपने देखने के बाद परिश्रम करना पड़ता है।
भूपेंद्र भाई की सरकार, भूपेंद्र भाई परिश्रम कर रहे हैं, नरेंद्र भाई की सरकार केंद्र में परिश्रम कर रही है और गुजरात में भारतीय जनता पार्टी का संगठन भी परिश्रम कर रहा है। इसलिए हमें विश्वास है कि इस बार जनता का आशीर्वाद मिलेगा और सभी रिकॉर्ड इस बार ब्रेक होने वाले हैं। जी अंजना जी। अनिल जी, मुझे लगता है ठीक है, चलिए मैं जवाब इस पर लूंगी आलोक जी का। विनोद जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन उससे पहले जरा ये भव्य नजारा आपको दिखा दें, क्योंकि अब आप सौराष्ट्र के बीचों बीच राजकोट से ये लाइव बुलेटिन देख रहे हैं हल्ला बोल का। और हमने आपको द्वारकाधीश में भी दर्शन कराए थे, हमने आपको सोमनाथ में भी जय सोमनाथ जो ज्योतिर्लिंग है उसके दर्शन कराए थे, उस भव्य मंदिर के। और अब शाम का ये नजारा स्वामीनारायण मंदिर राजकोट से आप देख रहे हैं। स्वामीनारायण मंदिर में ये भव्य लाइटिंग शाम की हो गई है और खूबसूरत ये पूरा, अगर आप पूरे गुजरात में पहुंचे और चुनावों पर तो बात करें ही, लेकिन जो हिंदू सेंटिमेंट यहाँ पर है, ये कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए गुजरात एक सही प्रयोगशाला साबित हुआ है, जिसमें वो 27 साल से शासन में है। अब इसकी वजह एक बड़ी ये भी है कि जो हिंदू तन मन धन सब कुछ कहिए एक तरह से, वो हिंदुत्व का जोर गुजरात की धरती पर बहुत ज्यादा है। हिंदू सेंटिमेंट बहुत स्ट्रांग है और वो सेंटिमेंट भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर मजबूत स्थिति में पहुंचने की एक बड़ी वजह है। तो स्वामीनारायण मंदिर से आप ये देख रहे हैं शो, और देखिए ये भव्य नजारा पीछे का जब जगमग होता हुआ ये मंदिर दिख रहा है। और जब जब शाम की रोशनी होती है, मंदिर जगमगाता है, तो हम पूछते हैं किसकी पॉलिटिक्स इस बार जगमगाएगी, यहाँ की जनता, और किसको काट कर हटा देगी, उसमें लोगों की दिलचस्पी रहती है। जल्दी से एक बार आलोक जी आपका रिएक्शन। वो कह रहे हैं इतना कॉन्फिडेंस आप लाते कहाँ से हैं सर, ये कॉन्फिडेंस लाते कहाँ से? आप देखिए 2.5 दशक से ज्यादा से बीजेपी की यहाँ पर सरकार है। मैं भी सर, आपको भी पता होगा, आप भी निकलते होंगे सड़कों पर, अलग अलग जगहों पर हम जाते हैं सर। लोगों में मोदी को लेकर जो एक लगाव है, वो उस रिश्ता को वो सहेजते हैं, संवारते। मैंने कितने लोगों से पूछा कि आपको तो सीएम मिलेगा, आप लोग मोदी जी के नाम पर वोट क्यों दे रहे हैं? बोले कि नहीं, हम तो मोदी जी के लिए करेंगे। मोदी एक सेंटिमेंट है अब यहाँ पे। आलोक जी देखिए मुझे लगता है मोदी जी तो सेंटिमेंट पूरे देश के लिए हैं और मोदी जी के नाम पर ही पूरी चुनाव लड़े जाते हैं। तो 2014 से लेकर 2019 तक 5 वर्ष में गुजरात को छोड़कर किसी भी राज्य में इनकी सरकार कोई भी रिपीट क्यों नहीं हुई? राज्य सरकार की अपनी परफॉर्मेंस भी बहुत मैटर करती है। मोदी जी का सेंटीमेंट एक तरफ है, 4 लाख से ज्यादा कोरोना की मौतों का घाव एक तरफ है। इनके जो प्रदेश अध्यक्ष थे, जिस तरह से रेमडेसिविर इंजेक्शन की जमाखोरी कर रहे थे और ऑक्सीजन भी नहीं दे पाए, तक्षशिला कांड और लट्ठा कांड पर बोलिए ना कि भाई हम कच्ची शराब पिलाकर जिस तरह से 70 से ज्यादा लोग मरे हैं वहां पर पीकर शराब, उसके ऊपर बोलिए ना उसकी एसआईटी कहां तक चली? केवल हिंदू सेंटीमेंट्स, मोदी जी मोदी जी मोदी जी। अरे भाई, मोदी जी के पीएम बनने के बाद भी आप 25 राज्यों में चुनाव आ रहे हैं। जहां तक बात जनता के मूड की, अनिल भाई ने जो बात कही, जनता का मूड देखिए। केंद्रीय मंत्री आज 1 दर्जन से ज्यादा पिछले 15 दिन से वहां पर घूम रहे हैं। 4-4 मुख्यमंत्री बाहर से इंपोर्ट करने पड़ रहे हैं कि साहब आप हमारे यहां पर भी आकर प्रचार कीजिए। आपके एक मुख्यमंत्री वहां पर जो पीछे रूपानी साहब को हटाया था, वो वहीं गुजरात में बैठे हैं। कितनी रैलियां की हैं उन्होंने, कितनी रैलियों में गए हैं वो। सुना है कि राजकोट पश्चिम से बाहर भी नहीं जा रहे हैं वो। अच्छी बात है, वो जाएं, प्रचार करें, उसमें हमें आपत्ति नहीं, लेकिन आप दिखाइए कितने, एक रैली बता दीजिए जो सीएम ने पीएम के अलग की हो, कि बीजेपी की रैली थी और सीएम साहब चले गए। अपनी कंस्टिट्यूएंसी में भी वो चाहते हैं पीएम आ जाएं, मुझे जिताकर चले जाएं। और मोदी साहब का कौन सा रिकॉर्ड है भाई? 6.5 करोड़ लोग भुखमरी के इंडेक्स में नीचे चले गए। बीपीएल से भुखमरी इंडेक्स में हम नीचे चले गए। पेट्रोल और डीजल कहां पहुंच गया? 50 वर्षों की बेरोजगारी सबसे ज्यादा हाईएस्ट है देश के अंदर। उसके बाद भी आप मोदी साहब कह रहे हैं। वो चीन यहां पर लाल आंख दिखाकर हमारी भूमि पर कब्जा करके बैठा है। कौन सा रिकॉर्ड मोदी साहब ने बना दिया? अनिल पटेल जी, जिस राजकोट में मैं खड़ी हूँ, 8 सीटें यहाँ पर है, 6 पर आपने पिछली बार जीत हासिल की थी। एक और विधायक जो कांग्रेस के थे आप में आ गए, तो 7 वर्सेस 1 है। यहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जब पहली बार विधायक बने, अगर मैं सही हूँ, राजकोट से ही उन्होंने चुनाव लड़ा। विजय रूपाणी भी यहीं से लड़कर मुख्यमंत्री बने। लेकिन वो कह रहे हैं कि अब मौजूदा जो मुख्यमंत्री हैं उनको अपनी सीट के लाले पड़ रहे हैं। वो भी चाहते हैं कि पीएम मोदी वहां भी जाएं और उनको भी किसी तरह से वहां पर जीत दिला दें। क्या इस बात में दम है? मुझे लगता है अंजना जी, आलोक जी के पास सच्ची इंफॉर्मेशन नहीं है। गुजरात कांग्रेस की यही दिक्कत है
कि उनके पास कोई माहिती नहीं होती है। आलोक जी बता रहे थे कि देश के 4 मुख्यमंत्री गुजरात में घूम रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के पास मुख्यमंत्री है, इसलिए तो आ रहे हैं। कांग्रेस के पास तो 2 ही राज्य है, तो मुख्यमंत्री कैसे आएंगे? एक राज्य का मुख्यमंत्री गुजरात का प्रभारी है तो रेगुलर आता है। इसका जवाब आलोक जी के पास नहीं है। और दूसरी बात, उन्होंने बताया विजय रूपाणी जी कहाँ है, उनको मालूम नहीं है विजय रूपाणी जी ने गुजरात में कितनी रैलीज करी। चुनाव के जो प्रवास प्रबंधन शाखा से मैं जुड़ा हुआ हूं, मुझे मालूम है रूपाणी जी की कहाँ रैलीज हुई। वो सोमनाथ में सबसे पहले जब प्रधानमंत्री जी गए थे वहां पर भी वो थे, और भी 5 कार्यक्रम में जुड़े हुए। आलोक जी को कुछ मालूम नहीं है। और आलोक जी, मुझे मेहमानों के पास भी जाना। आलोक जी वो कह रहे हैं कि आपने भी तो अशोक गहलोत की पार्किंग वहां कर दी है गुजरात में, प्रभारी बना दिया है गहलोत साहब की, यहीं पर आपने पार्किंग कर दी है गुजरात में। अंजना जी देखिए, हमारा तो मैं लौट रही हूँ पटेल साहब। अच्छा, स्वाभाविक है अंजना जी कि हमारे पास हमारे मुख्यमंत्री इंचार्ज हैं वो वहां के, और हमारा 27 साल से वहां पर कोई मुख्यमंत्री नहीं है, तो स्वाभाविक है कि हमें तो बाहर से अपने नेताओं की मदद लेनी पड़ेगी। लेकिन आपके तो मुख्यमंत्री 27 साल से वहां पर हैं। बताइए रूपाणी साहब कौन सी रैली में मोदी साहब के साथ खड़े रहे? एक फोटो दिखा दीजिए मुझे, एक फोटो में रूपाणी साहब मोदी साहब के साथ में खड़े रहे। एक फोटो दिखाइए मुझे पूरे चुनाव। ये लॉजिक जो आलोक जी दे रहे हैं, ये लॉजिक चलेगा क्या? नहीं, देखिए, विजय रूपाणी आनंदीबेन पटेल बनी मोदी जी के बाद मुख्यमंत्री, और उसके बाद 2017 का जब चुनाव हुआ तो विजय रूपाणी जी मुख्यमंत्री थे और उन्हीं के नाम पर चुनाव लड़ा गया और उसके बाद जीती भारतीय जनता पार्टी। तो जाहिर है, और फिर बीच में विजय रूपाणी जी को बदला गया, तो कांग्रेस पार्टी विपक्ष के रूप में ये हिसाब तो मांगेगी कि भाई विजय रूपाणी जी जब यहाँ मुख्यमंत्री रहे, कोरोना काल में मुख्यमंत्री थे, तो उनकी सरकार में क्या कामकाज हुआ, रूपाणी जी इसका जवाब दें। ये तो कांग्रेस पार्टी का धर्म है विपक्षी पार्टी के नाते कि ये जवाब मांगना, इसको मुद्दा बनाना, और मुझे लगता है कि देना भी चाहिए, क्योंकि निरंतरता में 27 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और अगर 27 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो जो विपक्ष मुद्दे उठा रहा है उनका जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी दे भी रही होगी मुझे लगता। लेकिन तमाम सारे मुद्दे हैं जो आज भी गुजरात में इश्यूज हैं, चाहे वो किसानों के मुद्दे हों, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, या उद्योगों के, छोटे उद्योगों का, मझोले उद्योगों का मुद्दा हो, सारे मुद्दे तो हैं गुजरात में। गवर्नेंस को लेकर भी कई मुद्दे हैं, और इसीलिए शायद 2-3 मुख्यमंत्री बदले गए मोदी जी के बाद। मोदी जी तो लगातार लगभग 13.5 साल मुख्यमंत्री रहे, और उसके बाद पिछले 5 साल में जो है 9 साल में 10 साल में, अब तो 10 साल हो जाएंगे, कितने मुख्यमंत्री मतलब बदले गए। तो ये एक जब सवाल तो बनता है कि जब मुख्यमंत्री बदले जाते हैं, और इसीलिए पूरी की पूरी कैबिनेट बदली गई, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं उस सरकार को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व और स्वयं प्रधानमंत्री मोदी भी खुश नहीं थे, इसीलिए तो बदला गया ना उनको। ये एक तर्क तो बनता है, और इसका जवाब अगर विपक्ष मांग रहा है तो इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को देना चाहिए। ठीक है, हसन साहब, अब आपके पास आते हुए, आप भी कह रहे थे कि पीएम नहीं, वो प्रचार मंत्री बन गए हैं, पर उनके पास नरेंद्र मोदी है, वो उनका इस्तेमाल करेंगे। इनके पास अशोक गहलोत है, उनका इस्तेमाल करते हैं। राहुल गांधी से लेकर कांग्रेस के पूरे ब्रिगेड को कार्पेट बॉम्बिंग करने में किसने रोका है? जिसका जितना लोकप्रिय नेता होगा वो चुनावी मैदान में उसको उतारेगा। अगर आप नहीं उतार रहे तो या तो आप डरते हैं, या फिर आपको लगता है कि वो जीत आपको नहीं दिला सकते। ये सवाल तो पूछा ही जाएगा। ओवैसी साहब भी आते हैं, तमाम लोग आते हैं। अब इनके पास जितने मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, सबका अपना अपने तरीके से लोकप्रियता है। योगी आदित्यनाथ, हेमंत बिस्वा शर्मा एक अलग ऑडियंस को एड्रेस करते हैं। सबकी अपनी अपनी लोकप्रियता है, तो सबको चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, तो बाकियों की छाती में क्यों परेशानी हो रही है? चलिए, हमें कोई परेशानी नहीं है। हमारे पास 2 सुपरस्टार हैं, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबर ओवैसी साहब, अल्हम्दुलिल्लाह काफी है। इम्तियाज जलील साहब, वारिस पठान साहब, एक पूरी टीम है एमआईएम के पास। हम बस मोदी जी से पूछना चाहते हैं कि जो हुसैन और तौफीक ने जो मोरबी में ब्रिज जो टूटा उसमें जो बचाया, क्या डिस्टर्ब एक्ट के तहत उसको जमीन खरीदने का गुजरात में अधिकार मिलेगा? क्या उसे भी सम्मान मिलेगा? कि मोदी जी एक तरफा बैटिंग करेंगे? क्या जो कच्छ में दलित है, आदिवासी है, उनको भी इंसाफ मिलेगा? उनकी जो जमीन सस्ते दामों पे दे दी जा रही है एक प्राइवेट प्लेयर को, उस पर भी मोदी जी कुछ बोलेंगे क्या? मोदी जी महंगाई पर, रोजगार पर भी कुछ बोलेंगे? और मोदी का मतलब गुजरात नहीं है, गुजरात का मतलब महात्मा गांधी है। देश गुजरात आज का नहीं है, गुजरात ने दुनिया का सबसे बड़ा एक फ्रीडम फाइटर दिया। गुजरात ने एक ऐसी चीज दी है जो दुनिया उसको सलाम करती है, और वो बिहार का चंपारण में उनको महात्मा गांधी बना दिया। गुजरात वो है। सिर्फ मोदी जी के नाम से 2004 का चुनाव हुआ था, अर्जना जी याद कर लीजिए,
26 सीट में 14 सीट भाजपा जीती थी, 12 सीट कांग्रेस जीती थी। 2009 में भी यही हुआ था। ऐसा नहीं कि सिर्फ मोदी जी है, ये गुजरात की जनता को सिर्फ ये इनका एक जो शगुफा है, उससे अच्छा तेलंगाना मॉडल है। आप जाके देखिए वहां से जितना इन्वेस्टमेंट आया, इनका जितना भी इन्वेस्टमेंट आया उसमें 1% सिर्फ इन्वेस्टमेंट जमीन पे उतरा। तेलंगाना में हजारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है। हमारे पास इंसाफ है, मोहब्बत है, प्यार है। इनके पास की अब कमी है। एक आखिरी सवाल है आपसे, किसका खेल बिगाड़ने के लिए चुनावी मैदान में उतरे हैं? किसका खेल बिगाड़ने के लिए उतरे हैं? क्योंकि ये तो जाहिर है कि जो बीजेपी को वोट करता है वो आपको कभी वोट नहीं करेगा। किसका? कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, किसका वोट खराब करने के लिए उतरे? हैदराबाद में हम 1984 से जीत रहे हैं। वहां का नॉन मुस्लिम हर बिरादरी के लोग हमें वोट देते हैं। दारुसलाम में सबके लिए जगह है, चाहे माथे पे तिलक हो, सिर पे टोपी हो, या पगड़ी हो, या क्रॉस हो। यही हमारा मॉडल है। सब हमें वोट देगा। गुजरात के आदिवासी भाई, दलित भाई, मुसलमान, नॉन मुस्लिम सब हमें वोट देगा। हम गुजरात की इंसाफ की लड़ाई बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत में लड़ेंगे, और साबिर काबिलावाला इंशाअल्लाह ताला विधानसभा में जाकर सबकी बात करेंगे। लड़ाई 14 सीटों पे क्यों लड़ रहे हैं? मेरा पास उतना ही रिसोर्स। इंसाफ की लड़ाई 14 सीटों पर क्यों लड़ रहे हैं? पूरी 182 सीटों पर लड़ते वक्त हमें इतनी की इजाजत देता है। ठीक है, लौटेंगे हसन साहब फिर से जुड़ेंगे। अभी तो 1 तारीख तक खूब बहसें होनी है। आप सभी का धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। बस इतना ही मैं पूछ रही थी कि अगर गुजरात के लोगों के इंसाफ की ही लड़ाई लड़नी है तो 14 सीटें ही चुन कर क्यों लड़ने के लिए चुनावी मैदान में उतरते हैं? लड़ना है तो सब 182 पर लड़िए, ताकत पूरी झोंके और फिर दावा कीजिए कि सरकार बना रहे, वरना 14 सीटों के साथ या तो किसी का खेल बिगाड़ेंगे या किसी का सवार देंगे। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन राजकोट के स्वामी नारायण मंदिर की इस भव्य नजारे के साथ हल्ला बोल में आज के लिए इतना ही। आज तक HD सबसे तेज, सबसे ज्यादा।